हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है अमाइन की, तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, यदि हम अमाइन की फिजिकल स्टेट देखना चाहते हैं तो जनरली लोअर मेंबर ऑफ अमाइन, ऐसे मेंबर जिनमें C1 से C2, यानी जैसे कि मिथाइल अमाइन और C2H5NH2 इथाइल अमाइन are generally gases in nature, यानी ये इस तरीके के कंपाउंड जो है नेचर के अंदर गैसेस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं जो ऐसे अमाइन जिनमें C3 से लेकर C5 तक के जो कार्बन वाले अमाइंस होते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ए लोअर मेंबर ऑफ अमाइन। बट ऐसी अमाइन जिनके अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन होते हैं, एटम्स होते हैं, आर लिक्विड इन नेचर, ये लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जबकि हम देख सकते हैं मोर या हायर मेंबर ऑफ अमाइन, हायर मेंबर्स, अमाइन के जो हायर मेंबर्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काफी ज्यादा होते हैं, दे आर सॉलिड स्टेट, तो दे एक्सिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ अमाइन। इसी तरीके से हम सेकंड यहां देख सकते हैं कलर। कलर क्या कलर है? कलर की यदि हम बात करें तो एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइन आर यूजुअली कलरलेस। एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइन, यानी कि जो एरोमेटिक अमाइंस होती हैं जैसे कि एनिलीन और अदर अराइल अमाइन यूजुअली कलरलेस। कैसी होती है बच्चों? यूजुअली कलरलेस। बट जो कुछ एलिफेटिक अमाइंस होती हैं तो ये गेट ऑक्सीडाइज होने की वजह से इनके अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इनके अंदर पाया जाता है और दे में भी कलरफुल। तो कुछ अमाइन जो है वो कलरलेस होती है और कुछ अमाइन जो है उनमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से दे आर कलरफुल। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी सोल्यूबिलिटी की। तो क्या इनकी सोल्यूबिलिटी होती है, इस पर हम बात करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अमाइन्स, लोअर एलिफेटिक अमाइन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक अमाइन्स सोल्यूबल, बट यदि हम हायर एलिफेटिक अमाइन्स की बात करें, यदि हम हायर एलिफेटिक अमाइन्स की बात करते हैं तो दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, soluble in
वाई, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि लोअर मेंबर जो होते हैं अमाइंस के, दे आर सोल्यूबल इन वाटर और इजीली सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज यहाँ हम जानते हैं कि सपोज करो दिस अमाइन, यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जब यहाँ कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर में पोलर आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, डिसॉल्व हो जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, हमने रूल पढ़ा है। तो ड्यू टू दिस रीजन जो है वाटर के अंदर जो लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस होते हैं वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर मेंबर ऑफ एल्काइन की यदि हम बात करते हैं तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, इंक्रीज द एल्काइल ग्रुप, इंक्रीज द एल्काइल ग्रुप, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा या हम कह सकते हैं मास ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इंक्रीज ऑफ द एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो वाटर के साथ डिक्रीज करने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ हायर मेंबर्स ऑफ एल्काइन जो होते हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। इसके पीछे इस पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं जो काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाता है कि आउट ऑफ द ब्यूटेन वन ऑल, आउट ऑफ द ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन वन अमाइन, एंड ब्यूटेन वन अमाइन, which will more soluble in water, which will more soluble in water and why, and why। आपसे कहा जाता है ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटीन वन अमाइन के अंदर विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो जाहिर सी बात है ब्यूटेन वन ऑल जो है वो मोर सोल्यूबल होता है। तो ब्यूटेन वन ऑल का सोल्यूबिलिटी जो है ब्यूटेन वन अमाइन से ज्यादा होता है। इसके पीछे का यदि हम रीजन देखें तो ब्यूटेन यहाँ CH3 CH2 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 OH होता है, और ब्यूटीन वन अमाइन में हम लिख सकते हैं ब्यूटीन CH3 CH2 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 और NH2 होता है। तो आपको पता है बेटा पोलर यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन है और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, तो यहाँ इन एल्कोहल पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो एल्कोहल में पोलैरिटी जो है वो ज्यादा एक्सेस करता है, पोलैरिटी इज मोर देन polarity of alcohol are more than amines। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल्स के अंदर पोलैरिटी का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस होता है। ड्यू टू हम कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन अमाइंस।
तो जो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं पोलर में पोलर इजीली क्या होता है बच्चों, सेम डिजोल्व लाइक सेम को बोलता है। तो वाटर के अंदर एल्कोहल जो है वो मोर सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज एल्कोहल के अंदर पोलैरिटी जो कैरेक्टर होता है इट इज मोर देन अमाइंस। इसी तरीके से हम यहाँ अब यदि हम कंपैरिजन करें, यहाँ हम कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्केन, एल्कोहल एंड अमाइन। तो ऐसे एल्केन, ऐसे एल्कोहल या ऐसे अमाइन की सोल्यूबिलिटी का हम कंपैरिजन करते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं C4H8, C4H9NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। एक एग्जांपल लेते हैं हम सेकेंडरी अमाइन का C2H5 और NH, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H5NH, C2H4। एक टर्शियरी अमाइन ले लेते हैं, दिस इज टर्शियरी अमाइन C2H5N, यहाँ CH3 जोड़ देते हैं और यहाँ भी हम CH3 जोड़ देते हैं। और अगर यदि हम एक एल्कोहल ले लेते हैं C4H9OH, अब हमसे कहा जाता है इनकी सोल्यूबिलिटी में कंपैरिजन कीजिए। तो यदि हम इनकी सोल्यूबिलिटी में कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले इनका मोलर मास यदि हम इनका देखते हैं तो इसका मोलर मास होता है 73, इसका भी 73, इसका भी मोलर मास 73 होगा और इसका मोलर मास होता है लगभग 74। तो मोलर मास एक्चुअल में इन कंपाउंड्स के बराबर है। तो यहाँ पर मोलर मास यानी इंक्रीज द मोलर मास वो फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ इनकी सोल्यूबिलिटी में यदि हम देखें तो सोल्यूबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होने वाली है, सोल्यूबिलिटी एल्कोहल, जैसा कि मैंने बताया एल्कोहल के अंदर मोर पोलैरिटी पाई जाती है अमाइन के कंपैरिजन में, तो एल्कोहल की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एल्कोहल की सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद दिस इज प्राइमरी अमाइन की सोल्यूबिलिटी होगी, उसके बाद सेकेंड अमाइन की होगी, उसके बाद टर्शियरी अमाइन की होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर मैं कोई एल्केन ले लेता हूँ, सपोज करो यहाँ हम कोई एक एल्केन ले लेते हैं, ये हमारे पास C4H10 और C4H9OH। आपसे कहा जाता है इनकी सोल्यूबिलिटी में कंपैरिजन करो। तो भाई सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा या मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा उस फैक्टर को डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि एल्कोहल इज मोर पोलर देन अमाइन, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होगी, C4H सोल्यूबिलिटी C4H9OH का सोल्यूबिलिटी इज मोर देन इसके बाद आएगा C4H9NH2 का सोल्यूबिलिटी होगा और उसके बाद होगा C4H10 यानी एल्केन का सोल्यूबिलिटी होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमसे कहा जाता है
कि यदि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन हमारे पास है तो उनके बीच उनमें हमें क्या कंपैरिजन मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइमरी अमाइन CH3 CH2 CH2, सपोज दिस इज प्राइमरी अमाइन, और हम सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं। प्राइमरी अमाइन इज मोर soluble देन secondary amine, and CH3 CH3 CH3। तो यहाँ हम सोल्युबिलिटी का ऑर्डर देखें तो प्राइमरी अमाइन इज मोर soluble देन सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन इज मोर soluble देन टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन की यदि हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज इनसोल्युबल, ये वाटर के अंदर बच्चों इनसोल्युबल होता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंड अमाइन जो होते हैं ये कुछ डिसॉल्व होते हैं। तो क्यों डिसॉल्व होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन दूसरे अमाइन जैसे कि एक हम NH2, तो नाइट्रोजन एक अमाइन के नाइट्रोजन और दूसरे अमाइन के हाइड्रोजन के बीच में क्या एक्सिस्ट कर सकती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, इसी तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन। यहाँ भी हम बना सकते हैं ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि हम प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और सेकेंडरी अमाइन के पास 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सिस्ट कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है वो सोल्यूबल होते हैं। बट टर्शियरी अमाइन की यदि हम बात करें तो टर्शियरी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर के साथ किसी तरीके की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ टर्शियरी अमाइन आर वेरी लेस, या हम कह सकते हैं दिस इज इनसोल्युबल इन वाटर। आप तो प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन से मोर सोल्यूबल होता है, जबकि सेकेंडरी अमाइन में केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एक ही हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन से कम सोल्यूबल होता है। तो इस तरीके से भी हम इसका रीज़न दे सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पॉइंट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो मोर देन एल्केन्स एंड लेस देन एल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन देखें तो मोर देन एल्केन्स एंड लेस देन एल्कोहल। तो अमाइन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन से काफी ज्यादा होते हैं, बट एल्कोहल के कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। यानी हम बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन देखें तो सपोज करो हम एक एल्केन लेते हैं C49H9NH2,
दिस इज ब्यूटाइल अमाइन, दिस इज ब्यूटिलएमीन। और यहाँ हम एक बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, CH3C2H5 होल ट्वाइस NH। थर्ड हम यहाँ ले लेते हैं C2H5N, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। दिस इज टर्शियरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, एंड दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ले। और इसके साथ हम कोई एक एल्केन में ले लेते हैं C4H10, दिस इज एल्केन। और यहाँ हम एक एल्कोहल ले लेते हैं C4H9OH। आपसे कहा जाता है इनकी बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन कीजिए। तो ये लगभग सेम मोलिकुलर मास वाले कंपाउंड हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट में यदि हम देखना चाहते हैं तो प्राइमरी अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 350 बॉइलिंग पॉइंट, 350.8 के समथिंग होता है। यदि हम सेकेंडरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो 329.3 के समथिंग होता है। टर्शियरी अमाइन का और कम होता है, 310.5 के समथिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा 390.3। तो यहाँ हम देख सकते हैं एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जबकि यही अगर हम ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 185 के समथिंग होता है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि एल्केन के अंदर किसी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट नहीं करती, ड्यू टू एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होते हैं। बट प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करती है, ड्यू टू इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बट एल्कोहल के अंदर जो है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने बताया था कि एल्कोहल के अंदर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और मोर पोलैरिटी, मोर सॉल्युबिलिटी, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आप सब बच्चों को आज का ये वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। गुड डे।